बारे में, जिस कार्यक्रम का एक रूपरेखा जो है वो कई महीनों से दिमाग में था। और मुझे याद है कि बीते कुछ महीनों पहले जब मैं दिवाली के आसपास मिली थी दिव्य से, तो मैंने इनसे गुजारिश की थी कि मैं कुछ ऐसा प्लान कर रही हूँ और आप समय निकाल के आएंगे। तो इन्होंने बिना कुछ बोले हाँ हाँ बिल्कुल, आप मुझे बता दीजिएगा और मैं पहुँच जाऊँगा। मुझे लगता है कि ये जो सहजता है वो सबसे ज़्यादा आपको अपने पाठकों से जोड़ती है। जो विषय है वो हमने संवाद के ऊपर लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि संवाद आपके जीवन में, लेखन में बहुत बाद में आया है। सबसे पहले वो पाठक आए हैं, वो पाठक जिन्होंने दिव्य प्रकाश दुबे का नाम एक ऐसे हैशटैग के साथ जोड़ दिया कि वो हैशटैग मतलब दिव्य प्रकाश दुबे और वो दिव्य प्रकाश मतलब हैशटैग नई वाली हिंदी। उसमें नए पाठकों, जितने पाठक हैं उनका कितना योगदान है, जो एक जिस किस्म का एक ऑरा अभी है ख़ास तौर पे यंगस्टर्स का, जो यंगस्टर्स की आपकी तरफ एक अट्रैक्शन है, एक चाहत है, एक उनका रिलेशन है जो पाठक से कहीं इतर है, एक पर्सनल लेवल पे है। मुझे उसके बारे में कुछ बताएं। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। और आप अक्टूबर बोल रही हैं, मैं बता रहा हूँ हम 24 तारीख को मिले थे। तो और पाठक तो बाद में आए मेरी लाइफ में। पहले एक पाठक हैं मेरे जीवन में, रिचा पाठक, मेरी वाइफ, वो पहले आई। शादी के शादी के 1 साल बाद मेरी पहली किताब आई जी। और उनका ज़्यादा पहले कंट्रीब्यूशन है कि वो आई, तो उसके बाद से लिखना शुरू हुआ। और उससे पहले ऐसे ही फुटकर कुछ भी कर रहे थे अपना। और मुझे लगता है कि इस सवाल के जवाब में यही बात है कि हम लोग, जो हमें पढ़ रहा है या जिसको एक उम्मीद है हमसे, उस पे हम खरा उतरें। क्योंकि देखिए आज आज 12 तारीख को हम खड़े हैं। मैं 20 तारीख को यहाँ से गया था मुंबई 10 साल पहले, 2013 में। यहीं नौकरी करता था मैं आइडिया में। और तब पहली किताब आई थी बस, मतलब 13 जनवरी को पहली किताब आई थी। और वो एक मेल आता था या एक कोई मैसेज करता था तो वेट करते रहते थे कि अब आए, कुछ लगे कि हाँ किसी ने कुछ बात बोल दी है या कर दी है। मैं, जो हमें उस समय पढ़ रहे थे लोग जो 22-23 साल के थे, अब उनकी एक शादी हो गई है, जिनकी किस्मत अच्छी है, जिनके एक आध बच्चे भी हो गए हैं, एक आध शादी ख़त्म भी हो गई, उसके बाद दूसरी की तैयारी भी हो गई। वो पाठक भी बदल गया इस पूरे प्रोसेस में। हाँ। तो मुझे लगता है जो मेरी कोशिश रही है पिछले 10 साल में, कि जो वो 22-23 साल, 24 साल, 25 साल के जो लोग आए थे, उनका जो जीवन बदला है, तो ऐसा ना हो कि जब वो 35 में पढ़ रहे हैं मुझे, तो उनको लगे अरे यार ये तो वही था, ये तो वही अभी भी वैसे ही कर रहे हैं। तो वो एक आपको साथ में लेके भी चलना है। और एक नए जो आज 22-23 साल का है वो भी एक आ जाए कोई, क्योंकि मज़ा तभी आता है कि जब आज की जनरेशन आपको पढ़ के, क्योंकि अब मैंने देखा है कि पहले वाले लोग तो बहुत, जैसे मैं मान के पढ़ता था हमेशा किसी भी लेखक को, और जितने भी लेखकों को मैं एडमायर करता था, मैं जानबूझ के उनसे कभी नहीं मिलता था, क्योंकि हमेशा वो होता है कि हम लोग मानते हो तो इतने बड़े महान हैं। अब वहाँ जब आप जाके पास में बात करेंगे देखेंगे ये तो वही छोटी मोटी चीज़ों की लड़ाइयों में है, यहाँ पैसा नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो हमारी बुराई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो अब होता है कि हम लोग तो कि जब आप वो मान के चलते हैं, तो आज का जो पाठक है वो कमाल की बात है, जैसे पढ़ेगा ना, कह रहे सर 20 पेज पढ़ लिया हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है ना। तो वो 40 पेज पढ़ लिया हूँ सर, ये बड़ा सही लिखे हैं आप, ये सर 60वें पेज पे ये बड़ा गलत लिखे हैं आप। हम लोग उस दौर में, मतलब मैं ये मान के पढ़ता था कि अभी भी मैं पढ़ता हूँ जब किसी की किताब पढ़ता हूँ कि अभी ये लेखक जिंदा या लेखिका जिंदा नहीं है। और मेरा कोई भी सवाल है, मुझे इस किताब से ही वो जवाब निकालना है। लेकिन आज की जनरेशन इतनी इम्पेशेंट है कि वो 10 पेज उसने पढ़ा, उसको एक चीज़ दिखी वो करिए। तो उनको भी आप गुस्सा ना करें, ऐसा ना हो ना, क्योंकि कई बार लोग नाराज़ हो जाते हैं कि अरे हमने वो मैसेज किया था सर आपने जवाब नहीं दिया। तो एक वो भी पाठक है। दूसरी तरफ एक ऐसा भी है जो आपको बताएगा कि आप देखिए पहले से आपका काम बेहतर हुआ है या ख़राब हुआ है, ये वाली किताब में आपका काम ख़राब हुआ था, वो भी आपको सुनना है। तो वो जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा लगती है, मतलब ऐसा लगता है। और हम लोग कितना भी कह लें, कितनी भी मैं ईमानदारी से और कितना भी सजा के ये बात बोलूँ, लेकिन हर किसी की बात आप सुन भी नहीं सकते ना आप, क्योंकि आपको पता है कि आपको ये फीडबैक सही दिया। लेकिन हम खुले रहते हैं उसको लेके कि हमें कोई भी एक अच्छी चीज़ बता दे कि हाँ इससे कुछ सुधार हो सकता है, कोई एक टेक्निकल चीज़ बता दे कोई, जैसे अभी कोई मिलेगा ऐसा जो मुझे मालूम है कि ये फलाने डिपार्टमेंट में है या ये यहाँ पे
पता चला कि मेट्रो में काम कर रहे जी। हैं, तो मुझे कोई कहानी में कोई मेट्रो की टेक्निकल बात लिखनी है तो मैं उनको फ़ोन करके वो पूछता हूँ। हाँ। जैसे इसीलिए मेरे मोबाइल में 6000 नंबर होंगे। जो मैं कानपुर में नौकरी करता था, जो रिचार्ज बेचता था मैं दुकान दुकान जाके, जब सेल्स में वो ट्रेनिंग जब थी, तो वो जो रिटेलर होते थे, वो जो टॉक टाइम खरीदते थे, एक दौर था वैसे भी रिचार्ज होते थे 2009, 10, 11, 12 में, तो अभी भी वो सब बताते हैं मेरे को कि मैं उनसे पूछूंगा क्या चल रहा है, कौन सा मोबाइल का सेट बिक रहा है, क्योंकि वो दुनिया में देख के आया हूँ ना, तो मैं वो टच में रहना चाहता हूँ वैसा। तो मुझे लगता है वो बड़ा जिम्मेदारी और मेहनत वाला काम भी हो गया है अब, क्योंकि आप कभी तो आप मूड आपका सही नहीं होगा, कभी तो आप कहीं बिजी होंगे, जी। कभी आप पता चला हॉस्पिटल में, आप कहीं पे हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट बहुत है। मतलब वो आप, क्योंकि कई बार ना लोग बहुत आपसे उम्मीद लेके बैठे हैं कि अब आप पे वो एक लोड लेके, हम तो मैं तो नहीं लेता, जैसे कि मैंने 6 किताबें 7 किताबें लिख दी, लेकिन सामने वाला लोड अगर बताओ 7 किताब लिख के आप ये लिख रहे हो, वो तो बोल देता है ना पासिंग रिमार्क में आदमी, तो वो भी देखना है। फिर एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो सामने आता है वो हमारी एक इमेज से आता है ना, कि अरे वो तो बहुत अच्छा उनका व्यवहार है, अब आप नहीं मिलेंगे सही से। वो एक, मेरे को भी दिव्य प्रकाश की इमेज के लिए काम करना पड़ता है कई बार। वो ऐसा है ना कि क्योंकि वो बड़ी उम्मीद से आ रहा है। और मैं हिंदी में, जैसे हम लोग जब थे, वो मनोहर श्याम जोशी जी की एक किताब है, वो उन इंटरव्यू की पूरी किताब है, उसमें एक जगह बड़ी अच्छी लाइन मैंने पढ़ी थी कि उन्होंने कहा था भाई हिंदी में पीठ ठुकवाने के लिए पैर दबाना पड़ता है। तो हम लोग तो उस दौर से आए नहीं, हम लोग पीठ भी नहीं ठुकी और पैर भी नहीं दबाया गया, तो पीठ लेकिन ठोकी पाठकों ने हमारी वैसे, और वो अप्रोच भी नहीं रहा कि हम जाएं फिर किसी मैगजीन में किसी से दोस्ती करें, फिर जाके शाम को चाय या वाय जो भी सुविधा हो, जो भी हमारी तमन्ना हो, जो भी हम अफोर्ड कर सकते हो, तो हम उस तरीके से वो करें। लेकिन फिर भी हमें एक नई दुनिया जब पैदा हुई तो लोगों ने हमें बहुत अच्छे से उसको लिया, क्योंकि लोगों के मन में था कि वो अभी भी ना जुड़े हुए हैं हिंदी से, कि कुछ हो रहा है, कुछ लड़के लोग कर रहे हैं कुछ ये, तो वो है। अब धीरे धीरे आपका भी समय बीता। अब हम जो कॉलेज छोड़े हुए, मेरे को, मैं एक दिन जोड़ रहा था एक मेरे दोस्त के साथ, मैं बैंगलोर गया, मैंने फोटो डाली तो मैं देखा मैं क्लास 11th की, मुझे 26 साल हो गए हैं, तो मेरा होश ही उड़ गया। मैंने कहा ये तो पूरा समय ही बीत गया, एक उतना उम्र का वो बीत गया। तो मैं इसीलिए जो यंगस्टर्स मैसेज करते हैं मेरे को, तो मैं उनको बहुत सीरियसली ही लेता हूँ। जैसे एक मैंने अभी एक सीरीज़ भी, एक लड़का है बिहार का, जी। तो सीतामढ़ी का, तो उसने मेरे को फीडबैक दिया, तो हमने उसके साथ, मुझे इतना सही लगा, मैंने कहा ये 21 साल 22 साल में उसको इतने अच्छे से पता है, तो एक जगह कहीं बिहार के वो डायलॉग वैसे ही चाहिए थे, तो मैंने उनकी हेल्प ली, उनको ऑनबोर्ड किया एज अ राइटर, उनको हायर किया, ऋषभ को, तो फिर वो काम किया। क्योंकि मुझे लगा कि मैं ये करूँगा ना तो मैं नकली लिखूंगा, मैं फिर हो सकता है फिल्में देख के वैसे लिखूं, लेकिन वो जो ऋषभ लेके आए हैं टेबल पे, वो नहीं आ सकता था, तो उनको क्या वो एक चीज़ हुई। तो ये है पाठकों का, और बाहर तो पाठकों का प्रेशर है ही है, बाकी घर पे भी थोड़ा बहुत जो है सो है। अच्छी बात यह है कि मेरी पाठक जो हैं घर पे, वो मेरी किताब नहीं पढ़ती हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा, बिना पढ़े ही पाठक, वो उन्होंने शुरू में शादी के 1-2 साल तक लिहाज में प्रेशर लिया पहली दूसरी किताब पढ़ने का, उसके बाद से उनको लगा कि तो लंबी रेस का खिलाड़ी है, अब ये नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए। और अच्छा ही है कम से कम ठीक से रखा जाए इस बात को ऐसे ही। सो ये तो एक बात कि जो पाठकों से बहुत बदलता रिश्ता है, जो पाठक आपके समय जब आपने लिखना शुरू किया था, कहीं ना कहीं आप उनके साथ ग्रो कर रहे हैं, और वहीं एक तरफ जो नए जो यंगस्टर्स हैं, जो अब आज के लोग हैं, आज के बच्चे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। अभी आपने एक जिक्र किया कि मैं उतना लोड नहीं लेता पुरानी किताबों का, लेकिन जब लिखते हैं कोई जब लेखक अपनी कोई कहानी लिखता है, कोई किरदार लिखता है, और फिर जब कुछ नया जहन में कुल बुलाने लगता है और धीरे धीरे ताने बाने बिनने लगते हैं, और हमें लगता है कि अब कुछ एक कहानी का ढांचा बन रहा है, तो पहला तो ये कि क्या कहानी का पहला कोई ढांचा उसके ऊपर ओवर पावर करने की, ओवर शैडो करने की कोशिश करता है, या कोई ऐसा किरदार जो कभी ऐसा गढ़ा था जो दिल के बड़ा करीब हो गया, या हो सकता है बहुत पॉपुलर हो गया, तो वो एक प्रेशर हमारे ऊपर होता है कि कुछ वैसा सा दोबारा कर पाऊँ, कुछ वैसा सा होना चाहिए। क्या वो प्रेशर होता है? नहीं, प्रेशर होता तो है, लेकिन अब क्या होता है ना, आप कर नहीं सकते उस प्रेशर का कुछ, और वो तो है ही है अब कि आपने थोड़ा बहुत जो लिख दिया। लेकिन मैं एक काम जो पहले करता था वो मैं बताता हूँ, जो मैं, जैसे मुझे अगर मैं किसी से मिला, वो मुझे जैसे व्योमेश जी मिले, तो मुझे लगा बनारस पे लिखना है, तो व्योमेश जी की मैंने हेल्प ले ली, कुछ उनसे पूछा, चलते फिरते बनारस हैं वो अपने आप में, है ना। लेकिन मैं क्या करूँगा चालाकी से ना, अगर मैं आज से 10 साल पहले वाला दिव्य प्रकाश होता, तो उस कैरेक्टर का नाम व्योमेश नहीं लिखता मैं उनका, और को शुक्ला भी नहीं बनाता, वो बदल देता। इनको लगता है लोगों को कि अरे यार, और कंट्रोल F करके वर्ड फाइल में नाम बदल देता,
है ना। और उसके बाद से मेरे को क्रिएटिव लिबर्टी भी मिल जाती है कि जो जो वो रियल लाइफ में नहीं पता होगा उनके, वो मैं चुपके से लिख सकता था। कह रहे ये तो ऐसा करते होंगे, क्योंकि ये कहानी का सच अलग होता है ना। जी। लेकिन मैंने एक चीज जो दूसरा, मैंने कहीं पे एक बड़ा अच्छा कोट पढ़ा था, मैं एग्जैक्टली वो कोट भूल रहा हूँ। जी। तो एक कोई लेखक थे, तो वो उनसे पूछा गया कि आप कैसे लिखते हैं, आपका क्या प्रोसेस है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आता हूँ अपने कमरे में और अपना दरवाज़ा बंद करता हूँ। कहते अच्छा फिर आप लिखना शुरू करते हैं। हो सकता है मुझे नाम याद आ जाए तो मैं नाम लेखक का बता दूं जिन्होंने ये बात बोली थी। जी। तो कहते नहीं नहीं मैं तब नहीं लिखना शुरू करता हूँ, क्योंकि जब दरवाज़ा बंद करता हूँ तो जो दुनिया है बाहर की वो बंद नहीं होती है आना, थोड़ी देर में होल्ड करता हूँ, रुकता हूँ, है ना। कहते अच्छा फिर लिखना शुरू करते हैं। कहते नहीं नहीं नहीं, जब दुनिया हो जाती है लेकिन फिर भी अभी मैं बचा रहता हूँ, है ना, स्क्रीन, तो थोड़ी देर मैं वेट करता हूँ कि मैं वहाँ से मैं भी हट जाऊँ, तब मैं क्या लिखना बात शुरू है। करता हूँ। तो क्या बात है। मुझे अब ये लगता है कि जैसे अब धीरे धीरे जब 10 साल से ये कोशिश है कि कुछ लिख पाएं, कुछ जी। लिख पाएं, अब एक आध कहानी अब जाके वो हाथ में आई है जो मैं लिख, जो कहानी आप करना चाहते थे कि हाँ इसके लिए मैं तैयारी कर रहा था इतनी, जैसे क्या ना बात है। हो सकता है वो ना लोगों को हो, लेकिन बिल्कुल। मेरे को क्या है, जैसे एक मेरा दोस्त है भारत गुप्ता, वो ट्रैक्टर बेचता था पहले एक समय में, पंतनगर एक यूनिवर्सिटी है बहुत अच्छी। जी। तो और भारत की अच्छी बात क्या है, मैं बड़ा मजाक में बताता हूँ और बड़ी सीरियस, वो बहुत अच्छा जुआ खेलते हैं वो, है ना। तो वो अच्छी बात क्या थी कि कॉलेज जब निकलते हम लोग के रात में 500 रुपये उधार लेते थे और अगले दिन 500 लौटाते थे, जो जीतते थे उसका खिलाते थे और फिर अगले दिन फिर खाली हाथ, है ना। हमारे 500 हम रात में जाते थे, सुबह मिल जाते थे। बिल्कुल। भारत ने एक बात मुझे बताई, और पोकर के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, सब जी। हैं और बहुत देसी। हम लोग कॉलेज में जब मैं एमबीए कर रहा था, 2 लोग हिंदी मीडियम के थे, एक भारत थे गंगो के और एक मैं था। तो भारत ने एक बात मेरे को ये बताई कि यार जो किताबें हैं, पता नहीं कैसे, क्योंकि वो मेरे पहले पाठक भी रहे हैं, और तो उन्होंने बोला कि जब आप बच्चा पैदा करते हैं आप, तो बच्चा अच्छा होगा खराब होगा आपके हाथ में नहीं है, बिल्कुल। लड़का होगा लड़की होगी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन बच्चा पैदा करने की प्रोसेस में आप पूरा मजा ले लेते हैं, राइट। उसके बाद जो भी है वो बोनस है। जी। कहते किताब भी ऐसे ही है, जिस मिनट हो गई पूरी आपका हो गया, अभी उसके बाद जो है वो सब बोनस है क्या बात है ना। क्या तो बात है। उसके बाद वो अच्छी निकलेगी, क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप कोई भी लगातार लिखेगा तो वो लगातार अच्छा नहीं लिख सकता। बिल्कुल। उसमें से जैसे हम लोग मजाक में मुंबई में हम लोग बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि अरे यार वो है ना कि हम क्या कर रहे हो, कहते थे अरे वो मैं फिल्म लिख रहा हूँ या मैं फलाना एक लिख रहा हूँ। कई लोग किताब वाले में मिलते हैं कि वो हम लिख रहे हैं, जैसे मैंने देखा है सोशल मीडिया पे जो वो सारे लोग जो मेरी टाइमलाइन पे हैं, जी। जब मैं उतना मैं हूँ नहीं एक्टिव सोशल मीडिया पे उस तरीके से, तो मैं देखता था वो आज से 10 साल पहले उन्होंने डाला था मेरी लिखी जा रही किताब का अंश, मेरे लिखे जा रहे उपन्यास का अंश, उनमें से किसी के भी उपन्यास पूरे नहीं हुए, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ऑटोमेटिक काम करता है ना, तुरंत पूरा कर देता है उसको। आपने पब्लिक में डाल दिया, अगर आप होल्ड नहीं कर सकते ना वो इन्फॉर्मेशन 1 साल तक, 1.5 साल तक, 2 साल तक, और आप पब्लिकली डालते हैं मेरी लिखी जा रही किताब का अंश, वो नहीं होगी किताब, अगर होगी भी तो घटिया होगी। आपको वो होल्ड द पेग जो बोला जाता है, जो खुराना साहब ने जी। बोला था खोसला का घोंसला में, होल्ड द Hold पेग, the peg. तो वो आपको करने आना चाहिए। उसमें जो बात है कि आप वो रोक के रखें, वो छुपा के रखें। अब आप कटहल की सब्जी बना रहे हैं तो आधी थोड़ी ना किसी को दे देंगे जी। कि बनी जा रही कटहल की सब्जी का 1 चम्मच तो ये तो बिल्कुल। वो आपको छुपा के रखना है वो चीज़ ना, वो गिफ्ट है वो दुनिया के लिए। और हमेशा ये लिखना चाहिए कि आप यहीं टेबल पे मर जाएंगे, तो आपका वो आखिरी लिखा हुआ शब्द है, तो उसको बरतना चाहिए वैसे ही कि अब कुछ होगा तो क्या याद रखेगा हमें कि ये लिख रहा था, पता चला क्या लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे स्टेटस डाल रहे थे, मर गए, क्या फायदा है। तो कितनी कमाल की बात है ये कितनी कमाल की बात है। तो बहुत मैं उस खूबसूरत। तरीके से, अब थोड़ा एक उम्र भी हो गई है, अब तो थोड़ा ना आदमी सब्र आ गया है। नहीं, मैंने एक्चुअली बहुत पहले रजनीश पढ़ लिया 18-19 साल में, तो अब वो दिक्कत क्या हुई कि जिस समय बर्बाद हो जाना चाहिए था मुझे, तो उस समय मैं हुआ नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ठीक से पढ़ा था मैंने। तो अब वो दोबारा मुझे लगता है वो लौट के आती हैं चीज़ें जी। कि आप जब उसको पीछे जाके देख पाते हैं तो लगता था कि ये हो रहा है। तो अब ना मेरे को ये लोड नहीं लेता मैं इस तरीके का कि मुझे लिखना है, क्योंकि अगर मैं ऐसे सोचूं कि मैं जो सोचता हूँ कि प्रेमचंद जी ने लगभग 400 कहानियां लिखी थी बिल्कुल। और मेरी अभी 75 ही हुई हैं। अब मैं प्रेमचंद नहीं हूँ, बिल्कुल, इतना महान तो जी। मैं नहीं हो पाऊंगा इस जन्म, लेकिन फिर भी कम से कम मैं टारगेट तो करूं कि 401 हो जाएं, 402 हो जाएं, उसमें से शायद 2-4 ठीक हो जाएंगी, राइट। है ना। तो मेरी कोशिश उस तरीके से, मैं इसको बहुत प्रोफेशनल तरीके से अप्रोच करता हूँ कि हाँ हम इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और वो थोड़ा सा अपना हम कर दें। अब मैं सवाल तो भूल गया आपका क्या। नहीं, सवाल बिल्कुल हम सही जा रहे थे। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप उन लेखकों में से हैं जिनको देख करके जो
नए जो लिख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं एक उम्मीद बनती है कि अगर हम लेखन में आते हैं तो लेखन में भी करियर के आयाम ये इस्टेब्लिश करने का एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट काम आपने किया है। मतलब पूरी एक जनरेशन है जो शायद आप लोगों को देख करके कहीं ना कहीं इंस्पायर हुई है एंड दे फील कि अगर वो लिख रहे हैं तो लिख करके भी कुछ ऐसे आयाम हैं, ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हम रह सकते हैं। और लेखन को हम बिल्कुल एक्सट्रीम उस पे तो नहीं, लेकिन हाँ एक अपना जीवन यूज़ कर सकते हैं, अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। जब आप कमर्शियल लिखते हैं, आप ऑडियो स्टोरीज़ आपने लिखी और हम उसके बाद आएंगे संवाद वाले पे। तो जब ऑडियो स्टोरीज़ लिखी तो वहाँ पर जो भाषा हुआ करती थी और उसके बाद जब आपने पहला संवाद लिखा तो दोनों में कहीं ना कहीं एक बड़ा सा अंतर है, क्योंकि जो नई किस्म की हिंदी जिसमें जो बिल्कुल आम बोलचाल वाली भाषा है, और वहाँ पर जब आपने पहला एक असाइनमेंट लिखा जहाँ आपने अंगूठी को मुद्रिका और कमरे को कक्ष वाला संवाद लिखे, तो वो ट्रांजिशन कैसा था? तो बहुत धीरे धीरे हुआ। जैसे जब कहानी लिख रहे थे तो मैं लिख भी रहा था वैसी कहानी जैसे मैं कैंटीन में बोलता हूँ, तो मुझे वो सब था नहीं। अब पता नहीं कैसे ये अक्ल आई या गड़बड़ बात थी कि मुझे लगा कि जो मैं तो ऐसे ही लिख सकता हूँ, मैं ऐसे ही कर सकता हूँ। यहाँ मनीष शुक्ला जी यहाँ बहुत बड़े शायर हैं लखनऊ के, तो वो उन्होंने एक बात मेरे को बड़ा सही बोला था कि यार अब आजकल ट्रेंड में अगर गिटार है और मुझे तबला बजाना आता है तो मैं गिटार तो नहीं बजाने लगूंगा ना, है ना। तो मुझे जो चीज़ आती है मैं तो वही करूँगा। तो वो मेरे लिए बोलचाल की भाषा की बात नहीं थी, क्योंकि मेरी दुनिया, मेरी कहानी की दुनिया वैसे एग्जिस्ट करती थी। वो कैरेक्टर अगर कोई सेक्टर 62 में नोएडा में कॉल सेंटर में काम करने वाली कोई महिला है तो उनकी एक भाषा है। वो आके बाहर जब निकलेंगी तो वो जब आलू पराठे ऑर्डर करेंगी और वो सिगरेट का डिब्बा खरीद रही होंगी तो वो वैसे ही बोलेंगी। वो अपने जो टीममेट्स हैं उनको बोलेंगी अरे ब्रो नहीं होगा ये, नहीं क्या बात कर रहा है ब्रो, है ना। तो वो मुझे लगा कि मैं अपने कैरेक्टर की जो हैं कहानियाँ, जो हीरोइन हैं कहानियों की, जो कैरेक्टर्स हैं, मैं उनको भाषा की वजह से उनका गला ना घोटूं, उनको ये ना पता हो कि वो हिंदी कहानी के हीरोइन या हीरो हैं, है ना। तो वो मैंने वहाँ पे वो कोशिश की थी। फिल्म अलग मसला था, चूँकि वहाँ पे पता है कि 9th-10th सेंचुरी की जब कहानी है तो उस समय उर्दू उस तरीके से आई नहीं थी, और वहाँ पे जो हमने लिखा वैसा भी भाषा नहीं एग्जिस्ट करती थी। तो जब नहीं एग्जिस्ट करती तो आप इमेजिन करते हैं। तो मैं जब कर रहा था तो राही साहब का मेरे पास महाभारत का स्क्रीन प्ले भी था, मेरे पास पहला एपिसोड पड़ा था, तो मैंने देखा उसमें एक वर्ड उन्होंने शिकन यूज़ किया था उस समय। तो मुझे जब मैं रिकॉर्डिंग करा तो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट मिले जिन्होंने राही साहब के साथ काम किया हुआ था, तो उन्होंने बताया कि राही साहब को किसी ने बोला आपने तो उर्दू के शब्द डाले। तो उन्होंने कहा यार मैं इस देश की आम जनता से, रिक्शे वाले से, ऑटो वाले से, इस आम जनता से इसकी मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मुझे ये मत बताओ सही गलत भाषा, है ना। मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तानी में कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो मैंने भी जब ये मुद्रिका, ये जो शब्द थे आप अगर देखेंगे तो वो बिल्कुल जैसे जो धनिये का काम होता है ना सब्जी में कि सबसे बाद में आता है और छा जाता है, तो मैंने वो जो शब्द थे वैसे ही किए उसमें प्रयोग। ये नहीं हुआ कि आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोड कर देंगे तो जो एक टीवी की जो राइटिंग हुई सीरियल्स की कि अपितु कपितु और वो कदापि पिताजी, ये तो वो सब नहीं, वो बड़ा फेडेड है वो सब है। तो वो था कि वो न लगे, लेकिन लगे कि हाँ शायद 9th सेंचुरी में ऐसे लोग बात करते होंगे। वो इतना थोड़ी ना ऐसे जैसे पहनते थे, जो बात थी, इतने लोग थे, आप इमेजिन करते हो उसको। तो जब आप इमेजिन करते हो तो अपने आप वो आने लगता है। वो जैसे मुझे नहीं मालूम कि कैसे आयतें आती होंगी, लेकिन जब आप इमेजिन, आप एग्जैक्टली जब इमेजिन करेंगे आंख बंद करके तो वो आने लगता है। वो आपको ना भाषा अपने आप आ जाती है, पता नहीं कैसे, ये वो थोड़ा जोर लगेगा उसमें लेकिन आ जाएगी। जैसे या तो आप जान पहचान वाले कैरेक्टर्स को लिख रहे हो जिनको आप जानते हो, आपको पता है ये ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, ये हिंदी के प्रोफेसर साहब हैं ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, ये फलाने ऑफिस में बाबू हैं वो ऐसे रिएक्ट करेंगे, ये ब्यूरोक्रेट हैं वो ऐसे रिएक्ट करेंगे। जैसे आप वो उनका एक टिपिकल स्टाइल, तुरंत आपकी बात बदल जाएगी। जैसे आदमी को अभी यहाँ पे कोई बहुत सीनियर अधिकारी हो, उनसे आप अलग तरीके से थोड़ा बात करेंगे, कोई यहाँ पे बीटेक किया हुआ लड़का उससे अलग तरीके से बात करेंगे। तो वो वहां से आप बस उसको वहां पे पहुंच जाए ना, जब मिनट वो दिखने लगे सामने। जैसे जब मैं वो आदित्य गरिगालन और उनके बारे में, या नंदिनी का जो कैरेक्टर है देखा, तो नंदिनी जैसे दिखती थी सामने कि नंदिनी, ये अपने आप आपको ना जब आप लाइन लिखते हैं ना, वो 10-10 लाइनें एक एक डायलॉग के लिए जब लिखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है नंदिनी ऐसे नहीं बोलेंगी, ये वो नंदिनी नहीं है। वो अपने आप देखते ही समझ में आ जाता है वैसा, उस तरीके का। तो बस आप वो इमेजिन करके क्रिएट करते हैं। कहानियों में काम आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि
कहानी में जैसे शुरुआती दौर में जैसे मैंने लिखा तो बहुत सारे डायलॉग में हम लोग, जब नई राइटिंग होती है तो हम लोग डायलॉग में कहानी बढ़ाते हैं। बिल्कुल। जैसे फिल्मों में आपको हिंदी फिल्मों के सीन याद होंगे ना, वो एकदम से वो कोई आएगा बोलेगा, अरे पता है जब तुम 6 साल के थे तो मैंने तुम्हारे आके तुम्हें ये उठाया था मेले से, माँ के मेले में। अगर कोई 6 साल का किसी को उठाया होगा तो ऐसा थोड़ी ना बोलेगा कि मैंने तुम्हें उठाया था, रोज रोज थोड़ी ना वो बातें करते नहीं हैं। होता। लेकिन चूंकि ऑडियंस थर्ड पर्सन है, उसको बताना है, इसलिए हम ऐसे बात करते थे। जी। अभी बहुत स्मार्ट हो गई है राइटिंग। जैसे वो जॉली एलएलबी में एक सीन है, वो आते हैं सौरभ शुक्ला, वो आते हैं जैसा वैसे आते हैं, बैठते हैं, अपना देखते हैं एसी नहीं चल रहा, ऐसे उठाते हैं चाय का कप ऐसे, तो कहते हैं यार फिर ठंडी। तो आपको वो फील हो जाता है कि इस आदमी की रोज की जिंदगी है ये। फिर आपको ये नहीं बताना, नहीं यार यार आज 31वें दिन भी चाय ठंडी है ना, ये नहीं बताना ना आपको। तो आप वहां पे इमेजिन वो, क्योंकि आप उसके कैरेक्टर में घुस गए, उस जज बन गए। वो जज ऐसे ही बात करते हैं, वो ऐसा, अगर आप जैसे हम लोग कितने दिनों बाद वो कम से कम ब्रेक कर रहे हैं लोग कि वैसा कोर्ट नहीं दिखा रहे जो माय लॉर्ड। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। असली वो आके जज का गर्दन पकड़ लेते हैं लोग आके, वहाँ मैंने देखा है जिस तरीके से वो आके कुछ भी वो प्रेशर में ले लेते हैं। बिल्कुल। तो वो ब्रेक हो रहा है ना, रियलिज्म उस तरीके का आ रहा है। और रियलिज्म आने का एक फायदा ये भी है कि रियलिज्म ऐसे आना चाहिए कि वो रियल ना हो, क्योंकि हमें डायलॉग वो नहीं पसंद आते जो एक्चुअल होते हैं। एक्चुअल जिंदगी क्योंकि में ऐसे पसंद ऐसे नहीं आता होगा, है। हम लोग अलग तरीके, थोड़ा मज़ा भी लेते हैं उसमें, थोड़ा वो करते हैं, तो वो कोशिश है, अभी सीख ही रहे हैं वो भी अभी तो। मैं बिल्कुल ये आपने, हम अभी जब बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि बिल्कुल शुरुआती दौर है, और मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ। बिल्कुल शुरुआती दौर है और वी ऑल विश कि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके साथ हों। बस एक छोटी सी चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि जब हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है ना, हर एक राइटर का, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा आपकी राइटिंग का क्या रहा होगा, या तो जब आप डायलॉग्स लिखते हैं, फिल्म डायलॉग्स लिखते हैं, अभी आपने हालांकि थोड़ा सा उसका हिंट दिया था, तो जब फिल्म डायलॉग लिखते हैं तो क्या पूरी कहानी को स्टडी करते हैं, उसके बाद कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं? थोड़ा सा मुझे, आई डू वांट टू अंडरस्टैंड दैट। इसमें देखिए बहुत जब डायलॉग राइटिंग जैसा स्पेसिफिक काम है जी। तो आप जो कि सारा डाउनलोड लेते हैं, क्योंकि जो आपसे पहले फिल्म में काम कर रहे होते हैं लोग, वो एक जी। दुनिया क्रिएट कर चुके होते हैं। उनको एग्जैक्टली पता होता है कि ये डॉक्टर अरोड़ा हैं, और जी। डॉक्टर अरोड़ा भिंड मुरैना झांसी में जाते हैं, हाँ। उनके यहाँ कैसे कैसे लोग आते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है नॉर्मली, है। है ना। और नहीं मिलती है तो आप फिर वो खोदते हैं, आप खुद जाके वो पता करते हैं कैसे बोलेंगे कैसे नहीं बोलेंगे। तो वहाँ पे जब वो कैरेक्टर जब आपके सामने जिंदा हो जाता है तो फिर वो आसान हो जाता है काम हाँ। करना वहाँ पे। लेकिन जब तक जिंदा नहीं है तो हमेशा वही गलती करते हैं, अरे पता है जब तुम 6 साल के थे तो मैंने तुम्हें मेले से उठाया था, है ना। तो हम जब वो जान जाते हैं ना, क्योंकि वो मैनरिज्म पकड़ में आते हैं। जैसे अभी मैं इंटरव्यू देख रहा था कमल हसन साहब का, जी। वो गॉडफादर जो फिल्म थी उसमें वो बहुत, मार्लिन ब्रेंडो एक जगह ऐसे हल्के से ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे हाँ, हाँ। ऐसा करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो वो जब मैनरिज्म आप उसको इतना जान जाएंगे, जैसे अगर मेरे को ये बताना हो कि मेरी माता जी ये सिचुएशन में रखूंगा तो कैसे रिएक्ट करेंगी। जैसे जब मैं यहीं पे लखनऊ में जब कोचिंग कर रहा था तो एक चिट्ठी आती थी मेरे को, मैं डाकिया को हर बार पैसे दे के रखता था 50 रुपए की, भाई चिट्ठी मेरे को ही देना, वरना बोल देना माता जी बहुत गर्मी है पानी पीने पिला दीजिए। अब वो गलती हो गई उससे तो एक बार, तो अब वो जैसे चिट्ठी में उन्होंने, बाकी तो चिट्ठी में कुछ नहीं पढ़ा, उनको जितनी अंग्रेजी आती थी, ये चिट्ठी इंग्लिश में थी वाली, और लेकिन उनको डियर पढ़ना आता था। अब वो डियर पढ़ के बेचारी परेशान हो गई, उनको लगा कि ये तो बहुत गलत हो गया, है ना। तो अब वो डियर, अब जब मैं सो के उठा, एक तो ऐसे ही कोचिंग में कुछ समझ नहीं आता था, हम हिंदी मीडियम से आए थे, यहाँ वहाँ कंडक्टर ही समझने में 1-1.5 घंटे लग जाते थे कि कंडक्टर क्या है, ये क्या है, वो फिजिक्स इंटरवैग में। तो घर में आप सो के उठे तो देखा कि वो रो रही हैं, ओह। तो मुझे लगा कोई मर गया कि ये क्या हो गया ऐसा। लेकिन वो बात केवल ये थी कि वो डियर की वजह से रो रही थी, क्योंकि उनको लगा कि उन्होंने कहीं सुना होगा माई डियर, लड़का बिगड़ गया। कहीं हिंदी फिल्मों में ऐसा सुना होगा उन्होंने कि माई डियर, तो उनको लगा कि ये तो अभी इसको कितना कुछ करना है, अभी एक अच्छा इंजीनियर बनना है, उसके बाद इस देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना है, उसके बाद फिर कहीं पे उसको शादी करनी है, फिर वो कुछ करेगा, फिर अच्छा उनके साथ जैसे क्या होता है कि अब मुझे पता है कि वो ना, जब मैं असिस्टेंट मैनेजर हुआ करता था जी। तो उनकी डिक्शनरी में असिस्टेंट मैनेजर शब्द ही नहीं था। बिल्कुल। वो हमेशा किसी को बताते कि हमारा लड़का जनरल मैनेजर है ना। असिस्टेंट मैनेजर से जनरल मैनेजर की दूरी 12 साल की होती थी उस कंपनी में था, लेकिन चूंकि उनको था ही कि जीएम है लड़का हमारा, तो जैसे किसी को भी मिलेंगी कहेंगे लड़का जीएम है हमारा, क्योंकि उनके दिमाग में असिस्टेंट मैनेजर जीएम सब एक है, सब एक है। लेकिन असिस्टेंट मैनेजर उनको पता था कहीं ना कहीं ये छोटा है, हाँ, है ना। लेकिन फिर भी वो जीएम बोलते हैं, उनको लगा थोड़ा बढ़ा के बताने में क्या है, अब थोड़े में 12 साल बढ़ जाता है तो लगता भी तो। लेकिन अब मुझे एग्जैक्टली पता है ना कि मेरी माता जी कैसे रिएक्ट करेंगी, हाँ। वो क्या बोलेंगी इसमें। तो वो जब बिल्कुल जब वो कैरेक्टर जिंदा हो जाता है तो एफर्ट ही नहीं है वो, उसके बाद से वो फ्री फ्लो है। फिर बात दूसरी फंसती है कि वो ऐसा क्या बोले कि सामने वाले को उस बात में रस आता रहे, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी लोग इतने मजेदार हैं, आपको बहुत जरूरी काम से आप जा रहे हो
और यहाँ पे कुछ झगड़ा हो जाए हाँ हाँ तो हम लोग अपना जरूरी काम छोड़ के सुनेंगे पहले, है ना। चाय की दुकान पे क्यों लोग दिन भर में 4 बार चाय पीते, हम लोग आते थे यहाँ, लैपटॉप लगाते थे, लैपटॉप ऑन करके गर्म करते, उसको बोलते थे हम लैपटॉप गर्म कर रहे हैं, लैपटॉप गर्म होता इतने में 1 कप चाय पी के हम आते थे। फिर थोड़ी देर में जब गर्म हो जाता था लगता था ज़्यादा गर्म हो गया तो फिर एक और चाय पीनी पड़ती थी कि थोड़ा ठंडा हो जाए। फिर 4 बजे फिर जाते थे हम लोग वहाँ चाय की दुकान पर कुछ ना कुछ सुन रहे होते थे। वहाँ कोई बोल रहा होता था अरे बॉस ने दिमाग का दही कर दिया, शाम को पी के दिमाग की बैटरी रिचार्ज करनी पड़ेगी। तो ये सब आप वो समझते हैं कि ऐसे लोग सेल्स में बात करते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये वो जिस मिनट वो जिंदा हो जाएगा ना, आपको वो एफर्ट ही नहीं है वो। सो वो नहीं है। बेसिकली जब एक संवाद लिखने का काम आता है तो सबसे पहले वो सारे किरदार अपने इर्द गिर्द आसपास जिंदा कर लिए जाएं और कहीं ना कहीं एक उनसे एक रिलेशन, एक कॉन्टैक्ट सा बन जाता है और तब फिर वो आपको एहसास होता है। हाँ, इसमें जैसे 2 बातें हैं। एक तो पहले है कि जैसे हम लोग जिनके बारे में लिख रहे हैं, एक जो बहुत बेसिक अप्रोच होता है कि हम उनको जानें। जी मुझे लगता है ये बहुत शुरुआती राइटिंग में काम आता है कि आप इनको जानते हैं। आप पता चला आपके कोई ऐसे चचा जी या मामा जी या चाचा जी थे जिनसे आप नफरत करते थे, उनके बारे में आपने नाम बदल के आपने कहानी लिख दी, बिल्कुल। जो मैंने शुरुआती दौर में किया 2-4 बार। लेकिन एक पॉइंट के बाद में ना आपको जानने की उसको वैसे जरूरत नहीं कि आप फिजिकली उस आदमी को जानते हैं। हाँ। आप इमेजिन करते हैं उसको। और मुझे लगता है जो कहानियां सबसे अच्छी बनती हैं वो इमेजिन्ड होती हैं। वो उस प्लेन में उस कहानी की दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, Right. वो अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करती हैं उस तरीके की कहानियां। तो वो जब आप जान जाएंगे ना, तो जो जैसे मेरे दिमाग में जो शालू अवस्थी है, मैं जितनी भी महिलाओं को जानता हूँ जो सिंगल मॉम है, तो वो उनका अमलगमेशन है। हाँ है ना। वो शालू अवस्थी कोई मैं ये नहीं पिन पॉइंट करके बता पाऊंगा कि ये शालू अवस्थी ये वाली हैं जो पेपर मिल कॉलोनी में रहती हैं। जी लेकिन मैं जिन लोगों को जानता था और वो मैंने इमेजिन ये किया कि अच्छा उसमें अगर ये हो कि एक ऐसी औरत है जो सरकारी अधिकारी है और जो साउथ की फिल्में, डब्ड फिल्में देखती है बार बार, हाँ है ना। वो कहीं देखा होगा मैंने या कहीं, तो वो वैसी है। या जैसी एक ऐसी बहुत छोटी सी उसमें बात थी, उसको आंसू नहीं आता है, आंखें सूखी हुई हैं उसकी। जी तो वो आपको मैं शायद किसी को ऐसा जानता हूँ जिनकी आंखें सूखी हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो साउथ की फिल्में भी देखती हों, बिल्कुल। है हाँ ना। हो सकता है कि वो आप वो अलग अलग ना वो एक अलग बन अलग जाता है। जैसे किरदारों के एग्जैक्टली वो। इसीलिए मेरे कोई पूछता है ना कि वो जैसे पुराने वो जो कभी तारीफ भी करे, मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि जिस शालू अवस्थी को मैं जानता था उससे मेरा ब्रेकअप हो गया 2021 में ही ना। क्योंकि वो मैं किताब खत्म करते ही वो हो गया खत्म ब्रेकअप, हो गया, है ना। हाँ। अदरवाइज वो किताब ही नहीं खत्म होती। जी तो अब जब आप बोलते हो कि अरे वो मुझे बात सही लगी, तो मुझे लगता है ये किसकी बात कर रहे हैं। हाँ मैं तो अब वो हो गई मेरा, इनको मेरा वो रिश्ता वहाँ पे हमने, जैसे बीएचयू के हॉस्टल में होता है ना, आप जब साल खत्म होता है तो साल में वो एक फॉर्म भरना होता था नो ड्यूज का, जी। तो आपने नो ड्यूज कर लिया उनके साथ। अब लेनी देनी भूल चूक लेनी देनी कुछ नहीं है। मतलब वो तो हाँ जो कहा आपने कि वो प्रोसेस था, प्रोसेस एंजॉय कर लिया। हाँ, अब चालू अवस्थी के साथ हो गया आपका। अब मतलब अब नहीं मिलना मेरे को। मतलब ऐसे कोई वैसे भी टकराएगा तो मेरे को नहीं अब उसमें मतलब ऐसे इंटरेस्टिंग लोगों से मिलना है, लेकिन मुझे अब शालू अवस्थी में कोई इंटरेस्ट नहीं है कम से कम। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट है तो इसका मतलब कहानी में आपने जस्टिस नहीं किया। कहानी में जस्टिस हाँ, नहीं मतलब मेरे को ऐसा लगता है। जी। हो सकता है क्योंकि एक ही कैरेक्टर बार बार भी लिखते रहते हैं लोग, तो Absolutely. फिर वो सब है। तो वो था। और दूसरे एक और ट्रांजिशन होता है कि जिन कैरेक्टर्स को आप जानते हैं यंग एज में, वो आपके सामने लोग ग्रो कर रहे होते हैं। हाँ। वो उन लोगों का बिहेवियर बदलता है, आप वो भी एक इंप्रेशन आता है। Expression आता है। क्योंकि आता तो सब दुनिया। और एक बहुत ही ट्रिक है जो लोग नया लिखना चाहते हैं कि आप हेडफोन, आप हर कोई लगाता है, हाँ। हेडफोन आप लगाइए ऐसा जिसमें आवाज आ सकती हो बाहर की, हाँ। और लगा के ऐसे घूमते ही लोगों को लगेगा गाना सुन रहा है। तो रियल कॉन्वर्सेशन बहुत मजेदार होते हैं ना, आप खड़े होकर सुनिए उसको। ये जो ट्रिक वाली प्रपंच। चीज़, ये जो ट्रिक वाली चीज़ आपने बताई है, अगला सवाल वहीं से आ रहा था कि दिव्य प्रकाश दुबे की राइटिंग वर्कशॉप जो होती है वो बड़ी कमाल की होती है। उसकी बड़ी तस्वीरें देख करके सामने वाले का दिल ललचाता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप बताएं कि वहाँ क्या होता है, बट किस किस्म के लोगों से टकराए हैं जो उस राइटिंग वर्कशॉप में आते हैं? नॉर्मल लोग हैं जो ज़िंदगी से थोड़ा सा वक्त निकाल करके वाकई लिखने की तरफ आना चाहते हैं, दे वांट टू गो सीरियस राइटिंग की तरफ जाना चाहते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो कॉरपोरेट में बिल्कुल अब पैशन से बिल्कुल दूर हो चुके हैं और कहीं ना कहीं दोबारा पैशन को तलाशने आए हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से मैं दो वर्कशॉप्स को तो मैं क्लोजली मैंने देखा, और वो तस्वीरें मुझे वो तस्वीरें बहुत इंट्रिग्यू करती हैं। तो मुझे तस्वीरों के लिए करते हैं वर्कशॉप। नहीं, हाँ, ये सवाल भी है कि क्या ये तस्वीरों के लिए होता है? नहीं, तो मैं क्यों मैं करता हूँ, वो मैं किरदार हूँ। क्यों जी, मैं please। करता हूँ वर्कशॉप, ये बताता हूँ। मेरे जी, को ये ज़रूर। लगा कि जैसे जब हम लोग पैदा हुए थे इस हिंदी की दुनिया में, तो ऐसे बहुत कम लोग थे जो हमें बुला के बता पाएं कि अरे ये तुम ये ठीक कर रहे हो। या जैसे अभी भी शायरी में जैसे एक पूरा कल्चर है ना कि
जो आप अपने गुरुजी जो होते हैं उनको भेजते हैं, उस्ताद को जो भेजते हैं और वो कुछ करेक्ट करके आपको दे देते हैं। एक पूरा कल्चर अभी भी एग्जिस्ट करता है, बहुत अच्छे से है वो। लेकिन हिंदी कहानी में ऐसा नहीं है, और बहुत लोग लिखना चाहते हैं, लिख नहीं पाते हैं। और अब मेरे पास जितना डेली के मेल आते हैं, मैं हर किसी को जवाब दे नहीं सकता, वो प्रैक्टिकली मेरे लिए संभव नहीं है। तो मैंने ये सोचा था एज अ गिविंग बैक कि दो तीन कि अगर कोई सीरियस है राइटिंग को लेके, तो सीरियस दो तीन तरीके से पता चलता है। एक तो है कि मान लीजिए मुझे कोई चीज़ सीखनी है और उसकी कीमत से 25,000 है ना, और मुझे लगता है ये मैं सीखना चाहता हूँ, तो आप वो मैनेज कर लेंगे कहीं ना कहीं से कि आप इससे शायद कुछ फ्यूचर में पाएँ। तो इसलिए एक फ़िल्टर लगाना पड़ता है, एक तो राइटिंग का और दूसरे उसका। और फिर वहाँ से मैं करता इसलिए हूँ क्योंकि मुझे अपने ऑडियो शोज़ के लिए राइटर्स चाहिए होते हैं। तो मुझे लगा कि थोड़े से भी लोग सीरियस, जैसे अभी उसमें एक और राइटर मेरे को मिले जिनके साथ हमने फिर एक फिल्म ही लिखी अभी, तो वो मिल गए वहाँ पे वैसा। और वो कुछ था आइडिया, वो बहुत यंग बिहार का ही एक है बच्चा हसीब, तो उन्होंने बहुत अच्छा, और गोल्डमैन सैक्स में काम करते थे वो उस समय, काफ़ी बिजी थे, उसमें भी उसने समय निकाल निकाल के वो किया। तो मुझे लगा कि ऐसे लोगों से मैं 1 to 1 मिलूँ। जैसे आप लोग बार बार लोग बोलते हैं लखनऊ में आप वर्कशॉप क्यों नहीं करते हो। लखनऊ में वर्कशॉप करने का नुकसान किसी भी शहर में ये है कि आप जो लोग आएंगे शाम को उनको 9 बजे घर लौटना होगा। जब हम पहाड़ों में करते हैं तो आदमी वो 2 दिन है आपके साथ, 3 दिन है आपके साथ, वो कहीं नहीं जा सकता है ना, तो आपको झेलना ही है वो, है ना। तो एक तो वो वहाँ पर, दूसरे क्या होता है जो 15 लोग आते हैं उसमें इतने अलग अलग तरीके, इतने अच्छे लोग आते हैं। जैसे एक अभी इस बार आए थे कैफ़े के ओनर हैं गोवा में, उनका बहुत कैफ़े चलता है, वो आए थे। एक मेरे ही कॉलेज सीनियर आए थे जो इस समय इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट लीडरशिप के कोच हैं। फिर एक कोई भोपाल में आए थे जिनका कपड़े का काम है। एक आई थी चंडीगढ़ से, उनका वहाँ पे एक बुटीक का बहुत बड़ा काम है। और एक आया था बच्चा 21 साल का जो किसी ऐप के लिए लिखता है। तो वो सारे लोग एक दूसरे से हम लोग सीखते हैं, उनसे हमें पता। एक आए थे फॉरेस्ट रेंजर आए थे पन्ना के, तो वो आए, तो अब वो हम लोग को, अब जंगल की वैसी दुनिया ही नहीं खुली थी मेरे लिए कभी। जब वो बताने लगे कि बिल्ली और जो कैट फैमिली होती है वो कैसे होती है, कैसे धारियाँ होती हैं, कैसे हम शेर काउंट करते हैं, यही बात नहीं पता थी। तो हम लोग बैठ के प्रवचन की तरह सुन रहे थे, हम सब लोग सीख रहे थे, किसी को कुछ पता था, किसी को कुछ पता। तो एक्चुअली जो वो वर्कशॉप में जो रैंडम लोग आके इकट्ठा होते हैं, जो मैं फिल्टर नहीं लगाता उस पर कोई वैसा, तो हम एक दूसरे से सीखते हैं। और वो 2.5-3 दिन बिल्कुल वो मेडिटेटिव होता है। और मैं कोशिश ये रहती है कि उस वर्कशॉप में कोई आया तो अपनी पहली कहानी लिख के वहाँ से वापस जाए। और पहली कहानी से क्या है कि आपको भी एक विश्वास रहता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आप ही करते हो। लेकिन मेरे को जो जो मैंने घिस घिस के थोड़ा सा सीखा है 5-7 साल में, या वो पढ़ के, कि वो मैं थोड़ा जल्दी बस बता दूं। अगर किसी की यात्रा होनी है तो वो होगी, वैसे भी मेरे बिना भी होगी। लेकिन अगर कुछ उसका रास्ता छोटा हो सकता है, तो छोटा कुछ हो सकता है, तो वो हम कर दें। तो वहाँ के राइटर्स का मैं इसीलिए जो पढ़ने का, जो मैं बाकी लोग जो मेल भेजते नहीं पढ़ पाता, क्योंकि मैं उन लोगों का वो जो भी लिखा होता है उसको पढ़ के फीडबैक देने का मैंने अपने आप से वादा किया हुआ है। तो वो मैं उनको वो करता रहता हूँ। और एक फिल्टर हम जान जाते हैं कि इनको ये कौन है, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, है ना, कि वो अब जैसे मुझे अभी 3-4 दिन पहले एक मेल आई, मुझे ये नाम तो याद नहीं है, उसमें था कि सर नया उपन्यास लिखा है, थोड़ा टेस्ट करके बताइए कैसा है। अब मुझे अब जाके कोशिश करूंगा, क्योंकि सब्जेक्ट लाइन अच्छी लगी मेरे को, तो टेस्ट करके टेस्ट करके बताइए। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये भी एक अप्रोच है उसको, लेकिन वो संभव नहीं है। और वो मैं चाहता हूँ एक क्लोज ग्रुप, एक कम्युनिटी ऐसी राइटर्स की मैं बना पाऊँ जो, देखिए एक चीज़ और भी है, क्या है ना, बहुत लोग बात करते हैं कि फुल टाइम राइटिंग हो सकती नहीं हो सकती, हिंदी से कमाया जा सकता नहीं कमाया जा सकता है। देखिए कमाना बहुत बात की बात है, पहले अगर आपका वो हिंदी को लेके, उस राइटिंग को लेके फुल टाइम अप्रोच है कि नहीं है। हाँ, आप पहले फुल टाइम दिमाग में सोचेंगे ना, तो नौकरी अपने आप छूट जाएगी। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हम अब एक कहानी हम लिखेंगे किसी मैगजीन के लिए, वहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर भी हम दे देंगे, वहाँ पे आएंगे तो हम जोड़ेंगे, बताएंगे हमें सर 35 समीक्षाएं आ गई, हमें 35 लोगों ने फीडबैक दे दिया। वो आपका टाइम वेस्ट है। वैसे आप लिखिए, आप अगली लिखिए ना, आप उस पर अटके मत रहिए। मतलब अगर कोई लेखक अपने आप को बोलता है तो साल भर में कितना लिख रहा है उस पर लेखक होता है ना। जैसे एक्टिंग एक्शन से होती है, आप एक्टिंग कर रहे हैं, लिखना आप कितने वर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि अब एक बड़ा हम लोग ट्रिकी जोन में है कि हम जो भी लिखते हैं ना, तो हम सोचते हैं सब छप जाए। जी, हम सोशल मीडिया के स्टेटस से भी किताब बनाने के जोन में है ना, कि हमने लिख दिया, आप ये लगा रही तो वेस्ट ना हो जाए, 30,000 वर्ड्स हो गए, बताइए इतना टाइम वेस्ट किया था सोशल मीडिया पे, ये भी किताब हो यही जाए। किताब और हो लोग जाए। छाप भी दे रहे हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, देखिए कम से कम मैं ये मानता हूँ आदमी घटिया से घटिया किताब लिखे, लेकिन कम से कम गोली तो नहीं चला रहा है, हाँ, कम से कम इस दुनिया में नफरत तो नहीं फैला रहा है ना, बिल्कुल। जाके किसी को घेर के मार तो घेर नहीं रहा ना के, पार्क हाँ, में। जी। तो कम से कम वो तो काम गलत नहीं कर रहा है वो, तो उसकी भी एक जगह है। लेकिन हम जो लिख रहे हैं हर चीज वो छप जाए, ये अप्रोच ही गलत है।
जब आप फुल टाइम अप्रोच से उसको करेंगे, जैसे मैं जब नौकरी करता था तो मैं फ्राइडे को शाम को आता था तो बटन बंद कर देता था अपना, और मैं ये सोचता था कि साल भर में मेरे पास 52 सैटरडे हैं, 52 संडे हैं, मैं बैठे हैं, मैं कई बार ये बात बताता रहता हूँ ताकि रीइंफोर्स हो कि ऐसा संभव है। तो साल में 104 दिन है, तो आपको जो पैशन फॉलो करना है, आपको गिटार सीख सकते हो, मैं तो नहीं सीख पाया लेकिन गीत सीख सकते हैं आप। हाँ। वैसा उसमें करके, लेकिन आपके पास बहुत दिन है। हिंदुस्तान में तो छुट्टियां कितनी हैं, 104 दिन तो ये हैं, 35-36 और जोड़ दीजिए, छुट्टियां मिल जाती और बाकी मेडिकल लीव अलग। थोड़ा आप समझदार हैं, अच्छी नौकरी में हैं, तो फिर आप 200 दिन तो छुट्टी ही है। कोई समझदारी से अगर करे नौकरी एक बार मेहनत करके तो है 150-200 दिन है, कोई दिक्कत नहीं है। साल में उतना हाँ, वक्त अब निकाला 150 जा दिन के सकता है। बाद अब क्या है हमारा अप्रोच की, नहीं वो एक लिख दी थी कहानी, अरे वो लिख दी, आगे बढ़ो आप ना, ब्रेकअप कर लो उससे। वो आप फुल टाइम जब तक नहीं सोचेंगे ना, जैसे तब तक आपके एक्शन में नहीं आएगा। आप चाहे घटिया से घटिया लिखें, अगर आप डेली लिख रहे हैं, आप वो कर पा रहे हैं, वो जरूरी है। दिक्कत क्या है ना, जब ये सवाल पूछा जाता है, आपने तो नहीं पूछा, बढ़िया बात है, वरना मैं इतना गुस्सा नहीं होता। लेकिन ये जब कि हम कैसे लिख के कमा सकते हैं, अब ये इतना वाहियात सवाल है। लिख के आप कमा सकते हैं, लेकिन आपका अप्रोच है क्या लिख के कमाने का? हाँ। आप क्या फुल टाइम उसको करना चाहते हैं अपने दिमाग में? आप जैसे मैं जब करता था नौकरी तो मैं ये सोचता था कि मेरी 2 नौकरियां हैं, एक जो मैं कर रहा हूँ और वो मुझे पैसा दे रही है, जो दूसरी नौकरी है वो 8 साल बाद पैसा देना शुरू जी, करेगी। बिल्कुल। लेकिन मुझे भरोसा था कि एक दिन पैसा देगी देगी। और एक दिन वो पैसा सरपास हो जाएगा उससे जो मैं कर रहा हूँ। तो ये मैं वो हवा दीवार में वो होता है ना कि आप एक हवा में एक कील ठोक रहे हैं, आपको पता है यहाँ पे दीवार नहीं है, लेकिन आपको विश्वास है कि यहाँ एक दिन दीवार होगी। तो क्या ऐसा है। बात है, क्या बात है। ये कितनी खूबसूरत सी बात कही तुमने कि उस विश्वास से लिखना है कि ये कल को ये उस तरह से फ्रूटफुल होगा। मैं संवाद और किताब के बीच में वर्कशॉप का जिक्र करने के बाद में एक आखिरी सवाल। चीज़ मैं हाँ बस जी, बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल चूंकि गलती से मैंने कई साल मार्केटिंग की है, जी। 28 अप्रैल से फिर से वर्कशॉप है। क्या बात है, क्या बात है। ये मार्केटिंग वाला का जो ट्रेट है वो कहीं जाना नहीं चाहिए। मैंने कहा, वेरी इंपॉर्टेंट। जो बताने आया हूँ बता दूं, बाकी तो बातें होती सो 28 अप्रैल से हिमालयन राइटिंग रिट्रीट है उत्तराखंड में। काठगोदाम से 1.5-2 घंटे का मुश्किल से रास्ता है। बड़ी अदरवाइज भी मतलब मेरी वहाँ पे वर्कशॉप हर महीने होती रहती है, उनका आप पेज देख सकते हैं। तो वहाँ पे हर महीने वो लोग कुछ ना कुछ वर्कशॉप करते हैं, तो वहाँ पे आप जाके रुकने का बहुत अच्छा है। चेतन जी जो चलाते हैं वो बहुत, तो आपको राइटर न भी सिखाए ना कुछ आपको जो आया है, तो आपको माहौल से पैसे आपके वसूल हो जाएंगे। बिल्कुल। मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि जैसे जितने राइटर्स अभी तक आपके रिट्रीट में आए हैं, सो उनके मतलब आर दे गोइंग फॉर द ऑडियो शोज, और यू नो बिकॉज लोग जब एक जगह एक वर्कशॉप होती है, देखो हिंदुस्तान में कोई भी चीज़ अगर आप मुफ्त में दे रहे हैं, यहाँ बैठ करके आप वर्कशॉप देंगे, आ जाएंगे लोग। लेकिन अगर आप इफ कीपिंग एक कॉस्टिंग रख रहे हैं तो लोग फिर उसकी ROI निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या ROI उनको समझ में आता है, या एक कोई डेटा है? बीइंग अ मार्केटिंग पर्सन, देखिए इसमें क्या है ना, जैसे जिनको भी उसमें से काम मैंने जिनसे भी लिखवाया, तो जो वर्कशॉप का पैसा था जो भी 20,000 25,000 जो भी उसमें रहता है, तो मैंने ये अपने आप को वादा किया हुआ है कि मैं उस वर्कशॉप में मैं पैसा नहीं लेता जी। मैं वो, क्योंकि आप पहाड़ में आके रुकेंगे और बहुत अच्छी सुविधा देनी है, तो वो सारा खर्चा उसी में ही जाता है। मतलब इनफैक्ट जब एक आध बार ऐसा हुआ भी है कि वो पैसा उसमें हो, तो फिर मैंने उनकी किताबें भिजवा दी उनको या उस तरीके का, तो मैं नहीं लेता। लेकिन चूंकि क्या है ना, पहाड़ में आके रुकने का एक खर्चा है आपका, क्योंकि उसके बिना वो मैनेज नहीं हो सकता। अब आप आएंगे और एक सर्टेन लेवल के लोग आ रहे हैं, तो फिर कम से कम सब व्यवस्था अच्छी रहे। ये ना हो ना कि आपका अनुभव, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरा राइटिंग का सिखाने का शायद अनुभव खराब हो सकता है, कम से कम रुकने का तो खराब ना हो। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो वो तो बोनस है जो मैं सिखाऊंगा वो। लेकिन उसमें से जैसे आपने मान लीजिए से 20,000 रुपए दिए वर्कशॉप के, और जैसे ही मैंने ऑडियो शो में आपसे कहानी लिखवा ली 1 या 2, तो आपके पैसे बराबर हो गए वैसे, है ना। तो वो उस टर्म्स में नहीं, लेकिन उससे क्या होता है वर्कशॉप से, आप मेंटली अलाइंड होते हो कि आप राइटिंग को करियर की तरह लेना चाहते हो। और वहाँ पे क्या हो, जो 15 लोग आते हैं, क्योंकि 15 से ज़्यादा बैच रखता नहीं मैं, क्योंकि फिर 1-to-1 भी करता हूँ सबके साथ, तो उसमें जो 1-to-1 सेशन होता है, जो आपका जो अप्रोच है ना, उसमें हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है। कुछ लोग थोड़ा प्रिपेयर्ड होते हैं, कुछ लोग अभी इसके बाद उनकी जर्नी शुरू होनी है, लेकिन वो 15 लोग भी एक साथ ग्रो करते हैं, उनका एक ग्रुप बनता है, तो वो एक दूसरे को फीडबैक देते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे को फीडबैक दे के ही सीखते हैं। जैसे हम लोग कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स जितने भी हैं आपस में एक दूसरे को
पढ़े ना पढ़े बुराई तो करते ही हैं एक दूसरे की, है ना? तो या जैसे पढ़े भी तो पब्लिकली तारीफ करते हैं जी और पीछे से बुराई नहीं करते हैं, हाँ लेकिन हम कम से कम जानते हैं कि क्या हो रहा है जी है ना? तो जी जैसे तो वो जानना जरूरी है, मतलब ये मजाक में मैंने बोला। एग्जैक्टली मतलब मुझे तो नहीं लगता है, मतलब मैंने ये हिंदी इकलौती ऐसी भाषा है दुनिया में जहाँ कोई भी लेखक दूसरे लेखक की बुराई नहीं करता, बुराई नहीं करता तो इसलिए मतलब बाकी भाषाओं में ऐसा होता होगा, हिंदी में ऐसा नहीं हो। डॉक्टर अरोरा PS1 और अब PS2, सो कैसी चल रही है PS2 की तैयारी? चल रही है डबिंग आजकल। बाकी तो फिल्म के बारे में मुझे बड़ा कूल लगता था जब सुभाष घई से कोई पूछता था कि ये क्या कहानी है, तो वो बोलते थे इसके बारे में अभी मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। तो मुझे लगता है मैं भी कभी ये डायलॉग बोला। लेकिन उसकी डबिंग चल रही है और रिलीज डेट आ गई है, उन्होंने अनाउंस कर दी है, 28 अप्रैल को पिक्चर आ रही है और 28 अप्रैल को मैं लखनऊ में रहूंगा पिक्चर देखने के लिए। क्या बात है, ये तो मतलब लखनऊ वालों के लिए न्योता है कि 28 अप्रैल को दिव्य यहाँ रहेंगे, सो PS1 देखने के लिए हम उनके साथ देख सकते हैं। थैंक यू दिव्य, बहुत सारे सवालों के हमने जवाब दिए। मुझे किसी ने कुछ सवाल लिख के भेजे थे जो मुझे पढ़ने का किसी मौका के तो नहीं मिला। हम ले सकते हैं unless कि मैं वही पूछने जा रही मुशायरे थी में कि देरी अभी ना हमारा हो। आखिरी सेशन है और अगर किसी के कोई सवाल है दिव्य से तो ये पूछ सकते हैं, वी कैन हैव अ ओपन कन्वर्सेशन, क्योंकि अभी मुशायरे में 15 मिनट हैं और अगर किसी के सवाल हैं दिव्य से सो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, क्योंकि इतने कूल राइटर्स जो अप्रोचेबल हैं वो बहुत कम मिलते हैं। सो एनी क्वेश्चन? जी अच्छा ओके सॉरी, अच्छा माइक देने के लिए बोल रहे हैं वो, अच्छा माइक देने के लिए। हाँ। कोई क्वेश्चन किसी का हो तो प्लीज जी हाँ ऐसे ही बोलो। नहीं वो माइक दे दे वरना वो उनका रिकॉर्डिंग में गड़बड़ हो जाएगा ना। मैं इतनी जगह लिट फेस्ट में जाता हूँ तो सवाल अगर ना आए तो फिर लगता है लेखक क्यों बोल रहा है ऐसा, तो इसलिए वो ओके 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 1 तारीख को वर्कशॉप है। ब्रेक में मैंने कहा ये इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट है अभी भी राइटिंग के साथ साथ। नहीं नहीं, ये बहुत ज़रूरी है भाई। लोगों को पता कैसे चलेगा अगर हम बताएंगे नहीं? किसी को पकड़ के नहीं, वो कहते हैं ना कि हम कवि हैं साहब, मैं बहरा हूँ, ऐसा नहीं है। अब हम सुनना चाहते हैं, बहुत लोग सुनना चाहते हैं। मैं बात बोल दूं, वो कवि जी, वाली बात बिल्कुल, है। बिल्कुल। मैं शुरू में क्या होता है, जो आदमी कॉलेज वॉलेज पहुंचता है ना तो उसको पहला दूसरा प्यार होता है IIT JEE के अटेम्प्ट की तरह प्यार होते हैं इस देश में ना, 1-2 अटेम्प्ट में जाके पूरा होता है आपका, जहां आप कोशिश करते हैं। तो मैं जब लिखता था तो क्या होता है, आप गुलजार साहब की कविताएं पढ़ता है आदमी उस समय, उनसे तुरंत इंस्पायर होता है। अब चांद पे उनका कॉपीराइट है तो हम लोग भी फूल पत्ती चांद सितारे वाली कुछ एक कविताएं टूटी फूटी कि याद है तुमने सिगरेट की डिबिया पे एक फूल बनाया था उसमें इस टाइप का आप भी अपना वर्जन लिखते हैं। उन्होंने सिगरेट की बनाई तो आपने कोई और डब्बे पे बना दिया, कुछ कर दिया। लेकिन मैं पुणे में जब पढ़ता था तो बॉम्बे में एक बार्क में एक इवेंट होता था, तो वहाँ पे उनको जगह फ्री मिल जाती थी और एक माइक लगा देते थे वो, है ना, जिसका 150 रुपये किराया नहीं होता होगा। और वहाँ पे जैसे आजकल ओपन माइक हो गया है कि ओपन माइक दिल्ली में ये हालत हो गई है कि अगर आप सुनाने जा रहे हैं तो आपको पैसा देना, अगर आप सुनने हैं तो फ्री है। तो वहाँ पे जाता तो मैं पहुंचा तो जैसे ही मैं और एक तो 35-40 लोग सुनाने ही वाले हैं एक दूसरे का, और वहाँ कोई सुन नहीं रहा है, हर कोई अपने नंबर का वेट कर रहा है ना। तो कि अरे कब आएगा, क्या सुना रहे हैं। तो मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, तो उन्होंने कहा कि अब आए हैं दिव्य जी पुणे से और अभी अपनी एक कविता सुनाएंगे। मैंने कहा सर मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं कम से कम 2 सुनाऊंगा। तो ऐसा है कर, मैं मुझे याद आ गई वो कवि बात, तो उसके बाद इसी सब चक्कर में मेरे अंदर का जो कवि था वो मर गया। अगर मुझे उस समय 2-3 और सुनाने मिल जाती तो शायद कविता ही लिखता रहता। इस माने में एटलीस्ट अब जो जनरेशन है या हम जैसे जो नौसिखिए जो अब लिखने लग गए सडनली, वो प्रिविलेज्ड हैं कि फेसबुक मिल गया है। एटलीस्ट यू गेट द लाइक्स एंड दैट सेटिस्फाइज यू, ये भी है। हाँ सेटिस्फाई करता है। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, भाई राइटर हमेशा ग्रो करता है, आपकी इतनी सारी किताबें आई हैं, ऐसी कौन सी किताब है जिसको पढ़ने के बाद में आपका मन किया कि मैं इस लेवल तक लिखूं या ऐसा कुछ लिख पाऊं? ऐसी कौन सी चीज़ है? अगली जो लिख रहा हूँ मैम मैं, इतनी ऐसा है। जल्दी? हाँ, Can't नहीं believe मेरी that. हो गई। 24 जनवरी को मैंने किताब खत्म की है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद रहती है। Okay. 25 जनवरी को मुसाफिर कैफे खत्म हुई थी जी। और सोमवार था उस दिन। 24 जनवरी को ये मैं सोच रहा था 25 को ही खत्म हो तो नहीं हो मैं जाएगा। आपकी लिखी नहीं, मैं मतलब कोई ऐसा राइटर कभी रहा हो जिसकी किताब आपको पसंद बहुत अच्छा ज्यादा आप पसंद उनका आई? पूछे, किसी और हाँ, का पूछे। अच्छा वही मैं पूछ रही नहीं हूँ, किसी और को। तो जो मेरे एक को लेवल होता है ना, हाँ हाँ आदमी नहीं सोचता है नहीं, ये मैं सुनने में फिर हाँ, मेरी गलती जी। रही। तो जैसे राही साहब की मनोहर श्याम जोशी की किताब है टट्टा प्रोफेसर, है ना, वो अद्भुत मुझे लगती है किताब, जबकि वो ज्यादा लोग जो उनको पढ़ते हैं उसकी बात नहीं करते। जैसे वो एक आध बच्चे वैसे रह जाते हैं ना घर में,
जो सीधे रह जाते हैं, जो ऐसा नहीं होता ना कुछ बड़ा कमाल करके आए, वो बाद में धीरे 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 आपको पता चलता है कि जो ये कुछ नहीं बोलते थे, जो ये करते थे, यही सबसे अच्छे। तो राही साहब की एक किताब है सीन 75, है ना, 75 पेज की किताब है, और 75 सीन 75 का एक उसमें लॉजिक है कि फिल्में जो बनती थी उसमें लगभग मोटा मोटा 75 सीन होते हैं आज भी, है ना। तो वो सीन 75 एक घोस्ट राइटर की कहानी है। मेरे को तो पता है वो किस राइटर की, लेकिन उनका नाम लेना ठीक नहीं है। तो उनकी उन्होंने लिखी है वो किताब, इतनी अद्भुत है, मतलब मुझे लगता है कि काश मैं ऐसा कुछ क्रिएट कर पाता। उसमें जो उनका, इवन मैं कई बार राइटर्स का वो पढ़ता हूँ, जो डेडिकेशन है वो पढ़ के भी कई बार रश्क होता है कि अरे ये कितना अच्छा है। अभी मैं ट्रांसलेशन, मैंने पिछले हफ्ते भी स्टीफन स्वाइग करके एक राइटर हैं, तो उनकी कहानियों का कलेक्शन मंगाया था, तो वो पढ़ा। तो मैंने बाद में जब देखा, मैं पलट रहा था, जो फ्लैप पे लिखा कि 1942 में वो अपनी वाइफ के साथ उन्होंने सुसाइड कर लिया था। और मैं कहानी जो चाइल्ड साइकोलॉजी पे उन्होंने 10-12 साल के एक बच्चे की कहानी थी जो मैंने पढ़ी, कहानी का नाम एग्जैक्ट टाइटल नहीं मुझे याद है, लेकिन एक बच्चे की माँ की कहानी थी जिसकी माँ की ज़िंदगी में कोई नया आदमी आ रहा है, और वो, उसको ये नहीं लग रहा है कि ये गलत है, उसको ये लग रहा है कि मेरा टाइम खा रहा है आदमी। तो उस 90 पेज की कहानी है वो, अभी मैंने पिछले हफ्ते पढ़ी है। तो मुझे ये लगा कि अरे ये तो मैं ये क्यों नहीं सोच पाया इस तरीके का, जबकि ये तो हमारे समाज में इस तरीके का है। और तो ऐसे रश तो मुझे हर रोज होते हैं कि क्योंकि ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो इसलिए मुझे, मैं टाइम लेके पढ़ता हूँ डेली, मतलब वो उस तरीके का है। तो लेकिन राही साहब की जो सीन 75 है, और मनोहर श्याम जोशी की टाटा प्रोफेसर, वो बिल्कुल वो है मेरे लिए कि ये मैं काश ऐसा जीवन में एक चीज़ मैं कर पाऊँ। और ये उनकी बेस्ट किताबें नहीं है, जबकि तब भी ऐसा लगता है। तो उनका दिव्य की जो खास मुझे जो बात लगी कि सारी किताबें पढ़ी हैं, पूरी कहानी आपको मतलब मैं यहाँ पर ये लिबर्टी ले रही हूँ कहने की, कहानी आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ बहुत क्लासिक लिखा हुआ है, लेकिन वहीं कोई एक लाइन ऐसी आएगी जो आपको रोक करके बिठा लेती है। और मुझे याद है कि आंखों बाखों मैंने पढ़ी थी, और वहाँ पर एक आया था कि पूरी दुनिया में वो रजिस्टर था जहाँ उनका नाम साथ लिखा था। वो पढ़ने के बाद मैंने किताब बंद कर दी, और उसके बाद फिर मैंने उनको मैसेज किया था कि इसके बाद ना मैं अभी पढ़ नहीं रही हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे विद दैट लाइन। और वो आज भी, वो पूरी किताब में से वो एक लाइन मेरे साथ है। और उसी तरह का आज का ये कन्वर्सेशन रहा, कुछ कुछ ऐसी खूबसूरत सी बातें हैं जो चुन करके निकालूंगी और मैं आपको भी भेजूंगी कि बातों बातों में आप ये बहुत खूबसूरत सी बातें बोल के गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग योर प्रॉमिस कि मैं जहाँ रहूँगा, जब आप फेस्ट करेंगी तो मैं आपके सामने हाजिर रहूँगा, और इस वादे के साथ कि जब जब बुलाएंगे तब तब आप हाजिर रहेंगे। इसमें इतना, एक तो अब लखनऊ के लिटरेस्ट में आने में ईमानदारी से बता दूं, यहाँ मैं कम से कम झूठ नहीं बोलूँगा, 2 फायदे रहते हैं। एक तो सब आप लोगों से मुलाकात हो जाती है, दूसरे यहाँ से घर पे आए तो यहाँ से अचार, सब मिठाई वगैरह भी चली जाती है मुंबई, तो वो भी एक फ़ायदा रहता ही है। वो तो मतलब ऐसी बात है, लेकिन कोई सवाल है तो हम ले सकते, अगर अनलेस की मुशायरे का वो हो, अगर तो वैसा हो। हेलो दिव्या जी, आपकी वर्कशॉप मैंने अटेंड करी हुई है, और हर वर्कशॉप में आप एक बात ज़रूर कहते हैं कि आप रोज़ कुछ 500 शब्द लिखिए, इतना तो मिनिमम लिखिए ही, और लिखकर अपनी टेबल की ड्रॉअर में छोड़ दीजिए और उसे पकने दीजिए। फिर कुछ महीनों बाद उसे निकालिए और फिर पढ़िए उसको। आप कहीं ना कहीं उसमें फिर चेंजेस करते हैं, उसको और अच्छा करते हैं। लेकिन आजकल वो दौर है कि हम रोज़ एक कहानी लिखना चाहते हैं, रोज़ उसको फेसबुक पे, इंस्टा पे कहीं ऐसा डालना चाहते हैं। ये तो किस तरीके से लेखनी को इफ़ेक्ट करता है जो नए राइटर्स हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दी, जैसे अभी मैं सुलभ जी की बातें सुन रही थी, तो सुलभ जी भी कह रहे, उन्होंने एक सीन था जहाँ पर उन्होंने कहा वो रात, फिर चांद, फिर ऐसे कर एक सीन को बताने के लिए इतनी सारी लाइनों का यूज़ किया। और हम लिखते तो हम कहते हैं रात में चांद निकला और सर्द हवा चल रही थी, मतलब उसको एक लाइन में। तो ये बात जो मैं बोलता हूँ ना, ये मेरी असली बात अपनी नहीं है, ये अमृतलाल नागर ने एक बार शरद चंद से पूछा था, जिसमें 3 बातें उन्होंने कही तो थी। उन्होंने ये बात बोली थी कि आप दराज में रख दें। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि सोशल मीडिया पे दिक्कत क्या हुई है, जैसे मेरे को कई बार लोग भेजते हैं कि सर ये पोएम पढ़ के बता दीजिए, तो मैंने एक बहुत सिंपल उसका अप्रोच लिया कि मैं कोशिश करता हूँ अगर पढ़ पाया तो जो भी मुझे लगता है, मैंने ये सोचा कि मैं ईमानदारी से बताऊँगा। तो मैंने बोला इसमें आप इसको ना दोबारा लिखिए। मैंने एक बार किसी को बोला, ऐसा कई लोगों को बोला होगा, तो उधर से आया मैसेज, सर आप क्या बात कर रहे हैं, इस पर 150 लाइक आया है, आप बता रहे हैं कि इसको दोबारा लिखिए, क्या फालतू बात कर रहे हैं। तो अब आप क्या फीडबैक देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है ना, कि आप ये जो डेली डालने वाली है लड़ाई, या आप सोशल मीडिया पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके पार ही है वो जो बोलते हैं ना रूमी, सच और झूठ के पहाड़ के पीछे जो है ना दुनिया। तो मुझे लगता है अगर उस मोह से आप बच जाएंगे
और वो एक कंट्रोल है, वो समझ लीजिए कि नहीं डालना है। आप समझ लीजिए ना कि मैं बता रहा हूँ ना, आप ये मान के करिए कि आपका आखिरी काम बिल्कुल। है ना। मुझे लगता है वो फिल्टर एक आपने लगा दिया ना कि आपका आखिरी काम है, तो हो सकता है बहुत बार आप लिख ही ना पाए, ये भी होगा, या। है ना। लेकिन आप, मुझे लगता है उसको छोड़ दें वैसे ही, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। हम लोग भी अब वो जब लिखना होता है तो डेटा बंद करना है क्योंकि अदरवाइज आप इतना ज्यादा को, एक तो पहले सबसे एक जो छोटी सी राय मैं दे सकता हूँ कि आप अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बंद कर दें। वो मुझे लगता है कोई सेटिंग ऐसी होती होगी हाँ, होती उसमें, है। जैसे मैंने तो कर ही रखा है वो। मैंने भी। तो चाहे, और ये मानिए ना, देखिए आप कोई दुनिया तो चला नहीं रहे हैं, तो ऐसा कोई प्रलय नहीं आने वाली इस धरती पे, आपके 1-2 घंटे आप नहीं रहेंगे, तो वो जो छोड़ दें आप, ऐसा और कोई तरीका, वो सेल्फ कंट्रोल ही है और कोई तरीका नहीं है उसका। अच्छा, तो 28 तारीख को PS2 रिलीज हो रही है और 28 को ही आप वर्कशॉप की बात कर रहे हैं। 29 से वहाँ पे 29 29 में, मतलब 28 से ट्रेवल करना पड़ेगा। वो मैं दृश्यम की तरह कर रहा था ताकि डेट सबको याद हो। हाँ, इसीलिए। थैंक यू सर। सर बस एक मिनट, जी एक- जी एक सेकंड, I think- लास्ट जी 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 मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो सर आप तो- ये सर से मेरी आगरा में, फिर पिछले लखनऊ वाले फेस्ट में, ये बड़ा अच्छा लगता है। जयपुर में भी। हाँ, वही आगरा बोल रहा हूँ, जयपुर में, आगरा के तो आप हैं, जयपुर लिट फेस्ट में ही मुलाकात। तो दिव्य, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि कुछ दिन पहले आपने अपने फॉलो करता हूं मैं आपको इंस्टा पे, तो आपने कुछ पुस्तकों को जो है हाईलाइट किया है, इंग्लिश, अंग्रेजी की भी और हिंदी की भी, जिसमें आपने बोला कि इस साल की ये पुस्तकें मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा या ये। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो को मैंने बहुत सीरियसली ले लिया है, तो क्या वो सिर्फ एक प्रमोशनल वो तो नहीं था, या फिर वो वाकई आपकी एक कोशिश है और आप उन पुस्तकों में बहुत मतलब आपने मेहनत करके या किसी उसको ये सोचे तैयार करी? वो मुझे जो लिस्ट मिली थी, नॉन फिक्शन बुक्स की लिस्ट है वो, तो मिली तो मुझे ऑनलाइन थी, लेकिन उसमें से मैंने 8-10 किताबें पढ़ी हुई हैं उसमें की। और इधर मेरा ना इंटरेस्ट पूरा फिक्शन से ज़्यादा नॉन फिक्शन पढ़ने में हो गया है। जैसे अभी रिसेंटली जो मैं किताब, जो पिछले 1-2 साल में जो सबसे अच्छी किताब मैंने पढ़ी है, वो ह्यूमन काइंड नाम की एक किताब है ना। ब्रेकमान कुछ समथिंग नाम है उनका, और वो है। अभी आजकल मैं कभी नई किताब मैंने पढ़ना शुरू की है, वाई वी स्लीप। हमें, मुझे पता चला, मैं बिल्कुल होश मेरे फाख्ता हो गए मुझे उस किताब की थ्योरी के हिसाब से, कि अगर आप 8 घंटे से कम सो रहे हैं तो आपको कैंसर से लेके कोई डिजीज़ का इस तरीके का खतरा है। तो वो बड़ा मेरे लिए रिवोल्यूशन था कि हम क्या सोच रहे हैं कि हम जो मिली है लाइफ उसको मैक्सिमाइज कर दें, और हम लोग के सामने कई लोग रोल मॉडल भी ऐसे बताते हैं कि हम तो 4 घंटे सोते हैं, तो आप ऐसे ही प्रेशर में हैं, तो कह रहे बाप रे कि ये है, तो ये कैसे ऑपरेट कर ले रहे हैं। और मैंने ये देखा है कि मैं नहीं अब सोऊं 7-8 घंटे, तो लेकिन वो अभी मैंने पढ़ना वो शुरू किया अभी पूरे, उसमें वो ड्रीम्स के बारे में भी है। जैसे एक और किताब, मैं चूंकि नाम ले रहा हूँ, उसमें लिस्ट में नहीं थी वो किताब, एक बहुत अच्छी किताब है, आर्ट ऑफ लिविंग, फ्रैंक टैटिस करके एक राइटर है, अगर मैं गलत नाम नहीं ले रहा हूँ। उसमें वो साइकोलॉजी, जितने साइकोलॉजी के पिछले 60-70 साल में एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उसको लेके उन्होंने किया है। तो वो सब है। जानबूझ के सोशल मीडिया पे नहीं डालता हूँ मैं कि लगेगा कि डर ना जाए सब लोग, तो मैं जो पढ़ता हूँ मैं बहुत बार नहीं बताता हूँ वहाँ पे, तो जो पढ़ चुका रहता हूँ वो बहुत दिन बाद बताता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि एक जो चैलेंज है हम लोग पे, जो लिखने वाली दुनिया में, उन पे एक प्रेशर ये है कि आप जब कॉन्टेम्प्रेरीज का प्रेशर पढ़ने के, आप सही से राय नहीं दे पाते हो उस पर, क्योंकि आपको ये बैलेंस भी करना है ना कि सरिता जी लखनऊ में लेटेस्ट करें, अगर मैंने ईमानदारी से बोल दिया बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगी, ये मतलब एक मैं मजाक की तरह बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप ना अपने कॉन्टेम्प्रेरीज पे सही से कमेंट नहीं कर पाते, और वो बाय डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि उसमें फिर प्रेशर बहुत आ जाएगा आप पे। तो मुझे लगता है कि जो नॉन फिक्शन इस दौर का है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, जैसे वो जेम्स क्लियर की जो किताब है एटॉमिक हैबिट, जबकि उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन वो आपको ना एकदम से, जैसे ना होता है कि एक रिमाइंड करा के, नहीं कि कंधे पे हाथ रख के बोले अरे तुम क्या कर रहे हो, ये रोज थोड़ा सा करना है, या रोज थोड़ा ये मसल एक्सरसाइज करनी है, तो वो उस तरीके से वो कर। लेकिन वो अच्छी लिस्ट है किताब की, उसमें मुझे लगता है 80% किताबें तो काफ़ी मैंने पढ़ी हैं, उसमें से 10-12 किताबें मेरी पढ़ी हुई हैं, वो नुराल हरारी वाली जो पढ़ी हुई हैं 2-3 किताबें जो उनकी हैं, वो सब पढ़ा है, सब अच्छा है। थैंक यू दिव्य, एक कन्वर्सेशनल वो रखने के लिए। और हमने शुरू में जब कहा था तो मैंने कहा था कि मैंने कोई तैयारी नहीं की है, तो उन्होंने कहा कि मैंने भी कोई तैयारी नहीं की है। उन्होंने कहा ठीक है बातचीत कर लेंगे जैसे जैसे बातें निकलेंगी, और मुझे लगता है कि इस बातचीत में कुछ बहुत खूबसूरत सी बातें आई हैं, और संवाद के क्षेत्र में आप बिल्कुल अभी धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। गॉड ब्लेस आप, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आपके साथ आए, और जहाँ पर हम जब स्क्रॉल हो नाम तो वहाँ पर दिव्य प्रकाश दुबे का नाम नज़र आए, और उसके साथ आप ऐसी कहानियाँ लिखें। जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगी कि जब कहानी ख़त्म हो जाए तो उस कहानी के साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए, वो प्रेशर साथ लेके नहीं चलना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग एंड रीअश्योरिंग दिस। थैंक यू, इट वॉज लवली हैविंग यू।